के साथ प्रीति रघुनंदन। मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है। बताया गया है कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती है, तो जांच होने पर ही आगे की इनको इजाजतें होंगी तमाम तरह के कदम उठाने की। लेकिन जो शुरुआती अभी इस मामले में अपडेट है वो ये है कि 5 करीबी मौलाना साद के उनके पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है। ये भी जानकारी है कि देश छोड़ने पर इन पर पाबंदी है और ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी हुआ करती थी। तो अब इनके देश छोड़ने पर रोक है और इसी के तहत जो इनके पासपोर्ट है वो क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं। अगली खबर दिल्ली तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की है। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त हैं। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से आए थे। इन सभी का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस चार्जशीट अब इन पर दाखिल करने की तैयारी कर रही है और इनकी जो संख्या है वो है 916। जी हाँ, 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त हैं और इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद यहाँ पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और 916 जो नंबर बताया जा रहा है विदेशी जमातियों का, उनमें 67 देशों से आए लोग शामिल हैं। इन सभी का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है और अब लगातार पुलिस सख्त हो रही है। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंसार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मारा गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के बाद कुलगांव के खुद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ, इसकी जानकारी दी गई। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। गांव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगांव जिले के खुद हाजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग तेज की है। बताया जा रहा है कि भारत को चीन के साथ सीमा पर उलझा देखकर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में है। सूत्रों से यह भी जानकारी है कि पीओके में लॉन्च पैड में सैकड़ों की संख्या में आतंकी मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर, जैश, हिजबुल और अल बद्र के आतंकियों का पीओके में जमावड़ा है। लश्कर के 6 आतंकियों का एक ग्रुप मच्छल सेक्टर के दूसरी ओर पीओके से घुसपैठ की फिराक में है, जबकि गुरेज सेक्टर से हिजब के 12 आतंकियों का एक गुट भारत में दाखिल होने की फिराक में है। लश्कर और अल बद्र के 11 आतंकी 2 अलग अलग ग्रुप में तंगधार के दूसरी और लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ की ताक में है। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, एक तो सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चुन चुनकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और वहीं पाकिस्तान घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान अपनी इस हरकत से कभी बाज आने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को इस बात की बड़ी गलतफहमी है कि एक तरफ जो है चीन और भारत जो है कहीं ना कहीं विवादों में भी आमने सामने हैं। तो ऐसे में ये मौका का फायदा उठाकर जो है पाकिस्तान कोशिश में लगा है कि जितने भी आतंकी हैं ज्यादा से ज्यादा उनको इन्फिल्ट्रेशन कराया जा सके। इसीलिए एक बड़ी संख्या में जो है जो आतंकी है वो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और लगातार ऐसी पोजीशन से पाकिस्तान की सेना फायर कर रही है जहां पे एडवांटेज पोस्ट पे है, पोजीशन पे है। यानी कि जहां ऊंचाई में उनकी पोस्ट है वो नीचे की तरफ जो है ज्यादा फायर कर रहे हैं। कोशिश में लगे हैं कि जब भारतीय सेना इधर एंगेज करेगी उनको, तो दूसरी तरफ से जो है वो आतंकियों की घुसपैठ कराएंगे। तो ये अभी फिलहाल की सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि पूरी तरीके से डेस्परेटली पाकिस्तान कोशिश में लगा है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को अंदर घुसाया जा सके, क्योंकि एक तो भारतीय सेना के जो ऑपरेशन ऑल आउट के बाद जो है लगभग सारे कमांडर जो है खत्म कर दिए गए हैं। बेस जो है वहाँ पे घाटी पे
खत्म होता जा रहा है। और ऐसे में यही बौखलाहट है पाकिस्तान की, यही वजह है कि वो लगातार जो है आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा हुआ है और यही वजह है कि लगातार जो है कुछ डेटा तो आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हम बता सकते हैं इस वक्त की पीओके में जो जमावड़ा है उन आतंकियों की संख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग संगठन से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए अलग अलग संगठन से वाकई अलग अलग संगठन से जरूर ताल्लुक रखते होंगे, लेकिन जब भी ये लोग काम करते हैं तो आईएसआई जो है इनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाता है और एक साथ इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ पीर ऑफ पंजाल और साउथ पीर ऑफ पंजाल में, तो बाकायदा यहाँ पे जो है आतंकियों की घुसपैठ के लिए अलग अलग आतंकी तंजीमों की जिम्मेदारी है। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो लश्कर अल-बदर आतंकी जो घुसपैठ करते हैं, जबकि साउथ पीर ऑफ पंजाल जो है वो वहां से जो है जैश के आतंकी घुसपैठ करते हैं। लेकिन जब ये अंदर एंट्री कर रहे होते हैं तो एक ही डोमेन है आईएसआई जो कि उनको गाइड करता है, उनको बोलता है कहां से जाना है। उनके लिए सिर्फ ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती कौन सा तंजीम आगे जा रहा है, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन सा लगातार आप इस खबर पर निगाह बनाए रखें, अपडेट के लिए आगे आपके पास आते रहेंगे। इधर हरियाणा के करनाल से खबर, जहां पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से धमाका हो गया। ये धमाका इतना तेज था कि इससे फैक्ट्री की दीवार भी उड़ गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए हैं। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आ गए हैं, जो 24 घंटों में मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच चुका है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। अब महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है न्यूज़ 18 इंडिया के पास वो ये है कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी ये है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,041 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,231 हो गई है। इस बीच रविवार को कोरोना से 58 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में अब तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 1,635 लोगों की जान जा चुकी है। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की नई लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट के जरिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ज्यादा ट्रेनों की मांग करेगी। इससे पहले कल रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे के कम ट्रेनें मिलने के आरोपों को नकारते हुए दावा किया था कि रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगहों और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी। तो ये महत्वपूर्ण खबर, पिछले दिनों आपने ही देखा कि किस तरह से यात्री स्टेशन पर पहुंच जा रहे थे, लेकिन उनके लिए ट्रेन रवाना नहीं हो पा रही थी। अब इसमें एक नई सियासत ये शुरू हो गई है कि उन्होंने ट्रेनें कम दी, उन्होंने ट्रेनें कम मांगी। ये चल रहा है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में, और इसकी शुरुआत, इसका जो महत्वपूर्ण पड़ाव उस वक्त सामने आया जब कल रेल मंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार ट्वीट करते हुए दिखे। उन्होंने आरोप उन पर लगाया, रेलवे महाराष्ट्र को 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है। इस बात का जिक्र पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में किया। महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घंटों तक ट्रेनों के जाने की जगहों और यात्रियों की जानकारी मांगे जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी और अब इस तरह की सियासत कर रहे हैं।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें अपने घरों तक पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है और ये कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक और अब नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है और इस राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि आपने कम ट्रेनें मांगी, हमने कम ट्रेनें दी, आप ज्यादा मांगते तो हम ज्यादा देते। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अभिषेक, सच्चाई क्या है? आप केंद्र और मतलब रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देख रहे हैं, पेच जो था वो कहां फंसा था और किस तरह से आरोपों की झड़ी लगा दी पीयूष गोयल ने? देखिए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक मंच से जाकर के पूरे देश की जनता को ये बताने की कोशिश की कि राज्य सरकार केंद्र से लगातार परमिशन मांग रही है ट्रेनों को, लेकिन कम ट्रेनें दी जा रही है। ये सीधा आरोप था केंद्र सरकार के ऊपर, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे मंत्री खुद सामने आए और उन्होंने लगातार रात के 2 बजे तक ट्वीट किया और ट्रेनें मांगी। अब जो खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार पीयूष गोयल के उसको ट्वीट को रिप्लाई करने के लिए ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर रही है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें मांगी जा सके और माइग्रेंट मजदूरों को लेकर। इस सब के बीच अभी संजय राउत का एक ट्वीट आया है जो चौंकाने वाला है, जिसमें सीधे तौर पे पीयूष गोयल को कहा गया है कि पीयूष गोयल महाराष्ट्र से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में पीयूष गोयल ये बात मत भूलें। और साथ ही उन्होंने नागपुर से उधमपुर के लिए 14 मई को एक ट्रेन दी थी, जिसके लिए राज्य सरकार ने कोई लिस्ट नहीं दी थी, फिर भी पीयूष गोयल ने ट्रेन दी थी और अब क्यों लिस्ट मांगी जा रही है? यानी साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ट्रेनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए माइग्रेंट मजदूरों को लेकर। मांगे या लिस्ट ना दें, इसके बीच ट्रेनें जरूर आती जाएं ताकि वो जो मजदूर हैं परेशान है अपने घर जाने के लिए वो घर जा पाएं। बस ये मंशा पूरी कर दे, बाकी आपकी राजनीति चलती रहे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट के लिए आते रहेंगे आपके पास। बिहार के दानापुर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना और पानी नहीं मिल रहा है। लोगों ने दावा किया कि ट्रेनों के बारे में भी सही जानकारी नहीं बताई जा रही है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके बावजूद लोगों का हंगामा जारी रहा। ये बिहार के दानापुर की तस्वीरें हैं। मजदूर बेचारा क्या करे, इस वक्त इतना बेबस है कि वो किसी भी तरह से अपने घर को जाना चाहता है, लेकिन जानकारी सही नहीं है और इस जानकारी के सही ना होने पर उसे गुस्सा आता है और वो इस तरह से हंगामा कर रहा है। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है कहीं जा सकते हैं, न पैदल जा सकते हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, नहीं पानी मिला, नहीं घर जाने का मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी के मामले में एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी नासिक से हुई है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस और यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया है और इससे पहले कल मुंबई से कामरान नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के संबंध में। उनको धमकी देने के मामले में एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी नासिक से हुई है, जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने और यूपी एसटीएफ ने अंजाम दिया है। इससे पहले कल मुंबई में कामरान नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ था। देश भर में भीषण गर्मी के बीच आसमान से आग बरस रही है। पारा चढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। रविवार को देश भर में राजस्थान का चुरू सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा, जबकि हरियाणा में नारनौल सबसे गर्म रहा, जबकि महाराष्ट्र में अकोला में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बल्कि कई इलाके लू की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान भीषण गर्मी से तप रहा है। जयपुर शहर में मुख्य चौराहों पर फव्वारे चलाए गए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। शहर की सड़कों पर गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 2 महीने से देश कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन कोरोना के बीच में अब भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त सर्किल के ऊपर यहाँ पर फव्वारे शुरू हो गए और पानी देने का काम शुरू हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, वैसे ही भीड़ नहीं है। और उसके बाद में अब
गर्मी की वजह से ज़्यादा मुश्किल आ रही है। हालांकि लॉकडाउन में छूट की वजह से लोग अपने अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लेकिन गर्मी परेशान कर रही है। राजस्थान के 5 डिवीज़न के अंदर गर्मी का अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। काफ़ी लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं क्या यहाँ पर ये फव्वारे क्यों चालू किए आपने? ये आप देखिए कि कई लोगों में ये है कि गर्मी से कोरोना कम होता है, लेकिन अभी तस्वीर सूरत हाल ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा है, वीरानी है। कुछ लोग सुबह सुबह दफ्तर ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी का दौर बढ़ता जाएगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आशंका जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, यानी आने वाले 2 से 3 दिन में जो तापमान है वो 47 डिग्री तक जा सकता है। इसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर करीब 15 दिन पहले तक तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा था, जो कि सामान्य से कम था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और सड़कों पर गाड़ियाँ दिखाई दी, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ खुल गई, तो उसके बाद जो प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और अब जिस तरह से रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से, तो उसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि चंडीगढ़ में जो रोज़ाना जो कामकाज है सुचारू रूप से चालू है, लेकिन फिर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से तापमान अब आशंका जताई जा रही है कि 47 डिग्री पहुंच जाएगा, रेड वार्निंग जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, गर्मी अभी तो मई के महीने में शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था टेम्परेचर, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह इतना नहीं चल रहा था और पोल्यूशन का उतना अंतर नहीं आ रहा था। लेकिन आज की डेट में अगर अपन देखेंगे तो पोल्यूशन बढ़ गया। गाड़ियाँ देखो आप इधर से रोड पे कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये अगर 47 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो इससे निश्चित तौर पर पूरे इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त मुद्दा गर्म हो गया है कि क्या राज्यों ने हवाई सफर मुश्किल बनाया। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है, लेकिन लगभग हर राज्य ने अपने यहाँ आने वाले हवाई यात्रियों के अलग अलग नियम बनाकर यात्रियों और एयरलाइंस को उलझन में डाल दिया है। टीवी स्क्रीन पर 9 एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर समेत कई एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कई शर्तों के साथ शुरू हो गई हैं। लेकिन मुद्दा ये कि क्या राज्यों ने हवाई सफर मुश्किल बना दिया है? हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हैं, मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से पंखुड़ी पाठक। पंखुड़ी जी, आपका स्वागत है। पहले मैं अभिषेक आपका रुख करना चाहती हूँ, जरा बताइए, ट्रेनों से प्लेन पर तो आ गए, लेकिन प्लेनों को लेकर जो सहूलियत यात्रियों को मिलनी चाहिए और जो नियम कायदे होने चाहिए उसको लेकर कोई मुश्किल तो नहीं सामने आ रही है? देखिए, ट्रेनों से प्लेनों तक आ गए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास स्टाफ नहीं है। अभी भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली जहां पर स्टाफ की कमी है। मैं तस्वीरें पहले आपको दिखाना चाहूंगा। ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां लंबी लाइन लगी हुई है। अभी फिलहाल थोड़ी कम हुई है क्योंकि जो फ्लाइट का टाइम था वो काफी समय बाद है और जो फ्लाइट्स उड़नी थी करीब करीब वो जा चुकी हैं, लेकिन कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है और उनको ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही कई लोग अंदर जाने के बाद बोर्डिंग को लेकर के भी जद्दोजहद करते रहे क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है कि अमूमन जो भी चीजें सरकार की तरफ से गाइडलाइन की गई है वो सारी गाइडलाइन फॉलो की जा रही हैं, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जब आप ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है। आपने 2 दिन से लगातार देखा होगा कि राज्य सरकार और केंद्र के बीच जिस तरीके का संघर्ष शुरू है उसका असर यहाँ पर यात्रियों को भी देखने को मिल रहा है। और आप एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचे और पहुंचने के बाद भी स्टाफ की कमी के चलते एयरपोर्ट ऑपरेशन में जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, अभिषेक स्थिति सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। इस बदलाव पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। 4 तस्वीरें हैं। एक में एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे विमान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर विमान के अंदर की है जिसमें सीटों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
तीसरी तस्वीर में मास्क और फेस शील्ड पहने यात्री नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर से सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक दूसरे से दूर बैठे यात्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें पंखुड़ी पाठक जी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी मैं वापस उसी बात पर आना चाहूंगी जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक कह रहे थे कि रेल से प्लेन पर तो आ गए हैं, लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो केंद्र और राज्यों में दिख रहा था वो अभी भी है। राज्यों का स्टाफ ही नहीं है पूरा। दिक्कत क्या है यहाँ पर? देखिए, जिम्मेदारी किसकी है? ये कोऑर्डिनेशन बनाए केंद्र की है कि केंद्र राज्यों से पूछे कि आपकी कितनी तैयारी है और उसके हिसाब से ये निर्णय लिए जाए। जब आपने टिकट बुक कर दी, आपने सेवाएं शुरू कर दी और आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, तो अगर यात्रियों को कोई तकलीफ में डाल रहा है तो वो केंद्र है। आज भी हमने देखा कि दिल्ली में सुबह 80 फ्लाइट के करीब जो थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई और कोई सूचना नहीं थी और शेड्यूल सही तरह से नहीं आया। तो बिना तैयारी के या आधी अधूरी तैयारी के साथ केंद्र आज जब ये सेवाएं शुरू कर रहा है तो केंद्र को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और देखिए, हर प्रदेश में या हर शहर में स्थिति एक जैसी नहीं है। मुंबई या दिल्ली में जहां पे इतने सारे केस, आज रिकॉर्ड बढ़ोतरी जहां पर हो रही है, वहां पर आपको कम से कम राज्य सरकारों को ये इतनी छूट चाहिए कि वो अपना समय लेकर और अपनी तैयारी के साथ वापस से यात्राएं शुरू करें। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन की कमी रही, अहंकारी सरकार है, केंद्र की सरकार है, कभी भी कोई भी जो भी निर्णय होता है उसमें लोगों का नहीं सोचती कि लोगों को क्या परेशानी होगी, क्या मुश्किल आएगी, और निर्णय सिर्फ सीधे सीधे निर्णय ले लिए जाते हैं। रेल यात्रा के समय भी हमने देखा था कि टिकट पहले बुक हो गए, बुकिंग के बाद आप ये तय कर रहे हैं कि यात्रा होगी कि नहीं होगी। तो इसमें पंखुड़ी जी हमारे साथ है। पंखुड़ी जी के इसी सवाल का जवाब प्रेम जी जरा दे दीजिए। आप लोग सामंजस्य करते नहीं है, फिर यात्री परेशान होते हैं, वो चाहे रेल का यात्री हो या फिर विमान का यात्री हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, सामंजस्य पूरी तरह करते हैं। कुछ राज्यों की अपनी कमी है, वो दूसरों पर ठीक रखा हुआ। आपने जो है रेलवे के संदर्भ में कल एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हमको जो ट्रेन नहीं मिल रही है। आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा 125 ट्रेन दे देते हैं, अभी तक उनकी लिस्ट नहीं आई। देर रात में 46 ट्रेनों की सूची थी, उसमें से भी 5 ट्रेन जो है वो उन्होंने जो है अम्फनग्रस्त इलाकों का दे दिया। तो झूठ बोलने की बजाय जो है समन्वय में जो है लोगों को सहयोग करने की आवश्यकता है। रेल से प्लेन की बात कर लें, जहाज की बात कर लें। हाँ, प्लेन में, हाँ बताइए ना बात। जहाज में अभी हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी जुड़े हैं, वो भी बता रहे थे, शायद आपने सुना हो। उन्होंने कहा कि भाई स्टाफ ही नहीं है। और पंखुड़ी जी कह रही हैं कि आप लोग बस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें शुरू हो जाएं, उसके लिए एक तैयारी, प्रिपरेशन चाहिए होती है जिसका वक्त आप नहीं देना चाहते हैं। देखिए, भी अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रिपरेशन का वक्त नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा, कल उद्धव ठाकरे जी ने दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा हम महाराष्ट्र में अनुमति नहीं देंगे, शाम में फिर अनुमति दे दी। तो साहब, किसकी कोऑर्डिनेशन की कमी है? राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम जो है हवाई उड़ानों की अनुमति अपने राज्य में नहीं देंगे, शाम में 6 बजे उसी का एक मंत्री कहता हम अनुमति देंगे। तो ये किसकी तरफ से आपको समन्वय का अभाव दिख रहा है? आप ही बता दीजिए, तय कर दीजिए। मतलब प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं भाई पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की तरह आप भी नहीं चलने देते। तो इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले उड़ान शुरू होने पर विमानों की एयर होस्टेस भी खासी उत्साहित है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी एहसास है, इस बात का ख्याल है कि अपने साथ साथ यात्रियों की भी सुरक्षा बहुत अहम है। Just a little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. इस बीच जानकारी है कि दिल्ली से 380 उड़ानें तय हैं। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए भरी गई। उड़ान के दौरान सभी को मास्क लगाना जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली जो खास तौर पर दिल्ली से जबरदस्त उड़ानों की संख्या रहती थी आम दिनों में, लेकिन इस बीच 380 उड़ानें तय हैं। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए भरी गई है और उड़ान के दौरान सभी ने मास्क लगाया है, ये मैंडेटरी है। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुंचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है
पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं मोहित, जरा अपने शहर का भी हाल बता दीजिए। उड़ानों को लेकर तैयारी और उसके पालन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत भी आ रही है क्या? देखिए, सुबह से मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, मैं मौजूद हूँ। सुबह जो एयरपोर्ट के सीईओ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे सबका कोविड टेस्ट किया जाएगा और पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर रहेगी। लेकिन उससे थोड़ी देर बाद ये चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली में लगता है, पंजाब में, तो यहाँ पर पंजाब हेल्थ विभाग की टीम जो पहुँची उससे हमने पूछा क्या सबके कोविड टेस्ट किए जाएंगे, तब उन्होंने कहा जी सबके नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे तकरीबन लोगों के कर लिए जाएँ। लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने अभी दिल्ली से फ्लाइट यहाँ पर पहुँची है और उसके यात्री आ रहे हैं। सामने आपको पीपी किट डाले हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो पंजाब स्वास्थ्य विभाग के हैं। लेकिन अब फिलहाल एक तरह से मैं कहूँगा कि खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और एक फॉर्म दे दिया जाता है जो कि यात्रियों को भरना है। वो फॉर्म यात्री भरते हैं और उसके बाद यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। हालांकि जो सुबह जो दावे थे कि जी हम कोविड टेस्ट करेंगे, आइसोलेशन में रखा जाएगा, सिर्फ अब लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आपको 14 दिन के क्वारंटाइन में, सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है और उसको मॉनिटर करने के लिए जहाँ जहाँ पर ये जो यात्री जा रहे हैं वहाँ पर जो हेल्थ विभाग की टीमें उनको अलर्ट किया जाएगा। हालांकि इंतजाम यहाँ पर अच्छे हैं। एयरपोर्ट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो CISF के जो यहाँ पर जवान हैं उनको एक बाकायदा एक चैम्बर में खड़ा किया गया है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे। अगर किसी का भी आई कार्ड उनको चेक करना है तो वो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और ये अच्छी बात है कि जो यहाँ पर स्टाफ है जिनको दिन रात ड्यूटी करनी है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी एहतियात बरता गया है। लेकिन जो प्रशासन के दावे थे, जो पंजाब सरकार के दावे थे कि यहाँ पर कोविड टेस्ट किया जाएगा, यानी कि उन दावों की हकीकत कुछ और नजर आ रही है जो लाइव आप दिखा रहे हैं इस वक्त। गोपाल अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, आधी अधूरी तैयारी के साथ घरेलू उड़ानों को क्यों इजाजत दी गई? देखिए, आधी अधूरी तैयारी क्या इतने दिनों से कह रहे हैं। जो एविएशन हरदीप पुरी जी ने परसों ये सारी घोषणाएं की थी कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं और पूरा कोरोना की जो त्रासदी है वो 2 महीने से चल रही है और सब लोगों को पता है कि धीरे धीरे अब हम सब चीज़ों को खोल रहे हैं। प्रदेश सरकारें काम करने को तैयार ही नहीं है। जिस भी सरकार को, रेल के हालत में देखिए, बस में देखिए, जो प्रवासी मजदूरों को लेने की बात देखिए। प्रदेश सरकारें तो बस चाहती है कि हर जिम्मेदारी को केंद्र पे डाल दें। अब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी खुलेगी। अब एक एक चीज के लिए कितनी तैयारी चाहिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप पुरी जी ने बताया था कि हम खोलने वाले हैं। अब इससे ज्यादा कितनी तैयारियों का समय। गोपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी सिर्फ घरेलू उड़ानों को इजाजत देने तक है, बाकी राज्य सरकारें अपना अपना निपटे, यही कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात कि ये तो ऐसी बात ही नहीं है। अगर पूरी एयरलाइन को उसके हिसाब से सिस्टम से देना है, चलाना है, तो उसकी तैयारी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार ही तो कर रही है। तो फिर उसके बाद जब वो वहां पे उतर जाते हैं, एयरपोर्ट को मैनेज करना, ये तो फेडरल सिस्टम में प्रदेश सरकारों की पूरी जिम्मेदारी होती है। प्रदेश सरकारें अगर क्वारंटाइन सेंटर्स को ठीक से नहीं करना। गोपाल जी देखिए, अगर ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो जिन राज्य सरकारों ने हाथ खड़े किए उनकी बात को तो तवज्जो देनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे का जिक्र कर रही थी पंगड़ी पाठक। में आऊंगी आपके पास। उधर घरेलू उड़ानों के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी हलचल देखने को मिली है। एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 7 दिन बाद आज यहाँ से जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कैसे है शुरुआत। जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो जो बैग है उसको सैनिटाइज किया जाता है। कई जो प्रवासी हैं वो कई समय से यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लोग यहाँ पर फंसे हैं। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजन बेन मोदी। रंजन बेन, थोड़े यहाँ से। हाँ, रंजन बेन, किस तरीके की तकलीफ हुई? कितने दिन यहाँ पर रहे? यहाँ हम 2 महीने रहे और तकलीफ तो नहीं हुई। हम आश्रम में रहे थे, आश्रम में गए थे हमारे गुरु के, उधर ही रहे और उधर से इधर आए। जब लॉकडाउन घोषित हुआ क्या लगा? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ? कैसे? हमारे को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि एक तो इधर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, वो भी हमारे को नहीं सहन हुआ। लेकिन इधर सब आश्रम में सब विधि थी
तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं। दवा अकेले आए हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे मिस्टर है इधर। जो बुजुर्ग महिला है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आश्रम में आई और यहाँ पर फंस गई, और आप देख रहे कि इस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं वो उनकी जो बैग्स है वो सैनिटाइज हो रही है, और एक के बाद एक व्यक्ति को यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनको जाने दिया जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड जो काउंटर है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होता है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए वहाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है कि टेम्परेचर है या नहीं, उसके बाद कतारबद्ध रूप से यहाँ से अंदर जाना होता है, और जो जिनकी जो प्रोसेस जो बनाई गई है, एक SOP तैयार की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की ओर से, उसके मुताबिक यहाँ पर फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो लगातार आ रहे हैं। और जो लोग खास ज़्यादातर लोग जो फंसे थे पिछले लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद उनको जाने की एक मौका मिला है यहाँ से, और उसके चलते अब आज फ्लाइट के जरिए यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में। अभिषेक, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ऐसे में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन्हें सिक्योरिटी मिले, और ये पूरी जो साफ सफाई, मास्क लगाना और तमाम तरह की बातें की जा रही है उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। इसको लेकर कितना एक्शन दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुंबई एयरपोर्ट से 3 घरेलू उड़ानों को कैंसिल किया गया है। जो 50 का आंकड़ा दिया गया था कि 25 फ्लाई करेंगी, 25 लैंडिंग करेंगी, जिसमें से अभी जो मुंबई एयरपोर्ट ने लिस्ट जारी की है उसमें सिर्फ 47 की है, यानी 3 उड़ानों को कैंसिल किया गया है, जिसमें एक अराइवल है, 2 डिपार्चर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपने सवाल किया सोशल डिस्टेंसिंग का, तो सोशल डिस्टेंसिंग अमूमन नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि कैसे भी उन्हें अपने घरों तक पहुंचना है, और ऐसे में उनकी कोशिश है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ जब वो सिक्का जाता है, जब गवर्नमेंट की बारी आती है, तो वो कहीं न कहीं, चाहे वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात हो या फिर स्टाफ की कमी के कारण, दोनों में दिक्कतें आती है। और पैसेंजर्स को करीब पिछली लखनऊ की बात करें तो सुबह जो लखनऊ की पहली फ्लाइट लैंड हुई यहाँ पर 7:40 पर लैंड हुई है, और 10:30 बजे के बाद यात्री बाहर निकलना शुरू हुए, यानी 2 से 2.5 घंटे तक वो अंदर थे, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं आया था चेकिंग करने के लिए। जो डॉक्टर आना चाहिए, जो थर्मल स्क्रीनिंग, डॉक्टर आने के बाद, चेकिंग करने के बाद उनको होम क्वारंटाइन का सिक्का लगा और वो फिर बाहर निकले। मतलब आप कह रहे हैं कि लेट लतीफी वाला मामला भी दिख रहा है। भाई डॉक्टर्स ही नहीं पहुंचेंगे, उनकी स्क्रीनिंग ही नहीं होगी, तो फिर कैसे कोई यात्री वहां से बाहर निकल पाएगा? ये भी दिक्कतें हैं। इधर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने अपने यहाँ आने वाले यात्रियों की पूरी स्वास्थ्य जांच के लिए खास इंतजाम किए हैं। खुद मोहाली के बड़े सरकारी अधिकारी इन इंतजामों की निगरानी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो लोग लैंड करेंगे उनका किस तरह से स्वास्थ्य जांच की जाएगी, क्या प्रोटोकॉल रहेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मोहाली के सिविल सर्जन मनजीत सिंह साहब मौजूद हैं। सर, क्या नियम रहेंगे, क्या आप लोग एहतियात बरतेंगे? जो लोग आ रहे हैं कई दिनों बाद वापस लौटेंगे पंजाब, तो कैसे उनको स्क्रीनिंग की जाएगी? जो भी लोग पंजाब से आएंगे, पंजाब के सिटीजन होंगे, उनको हम स्क्रीन करेंगे और मैक्सिमम लोगों की ट्राई करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग के लिए कहा गया, तो मैक्सिमम जितने भी सैम्पलिंग और कर सकते हैं वो करेंगे यहीं। और जो लोगों को लगता है कि कोई सिम्टम है उनको तो आइसोलेशन फैसिलिटी में जाना होगा, और जिनको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन करना होगा, चाहे सैम्पलिंग हो। सैम्पलिंग उनके बारे में उनके डिस्ट्रिक्ट में को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी भी इसकी सैम्पलिंग हुई है, ताकि अगर दोबारा किसी और की करनी चाहिए तो वो कर लेंगे। सो वी विल ट्राई कि क्योस भी ना हो, लोगों को दिक्कत भी ना आए, और मैक्सिमम सैम्पलिंग भी हो सके। पंकज जी, आप देख रहे हैं कि कुछ दिक्कतों के साथ चीजें आगे बढ़ रही है, लेकिन ये बात सही है कि ये जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा सकती हैं, जिसको लेकर चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं, बहुत अच्छी तस्वीर नहीं आ रही है। देखिए, ये बात सच है कि यातायात धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा, लेकिन हमें जो परिस्थितियां हैं वो भी समझनी पड़ेगी। आज 7,000 से ज्यादा 7,000 के करीब केस जब प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकारों की प्राथमिकता यही रहेगी कि उनकी जो जनता है वो सुरक्षित रहे। अगर आप सोचते हैं कि आप पहले बुकिंग कर देंगे, उसके बाद आप राज्य सरकारों से कहेंगे कि अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, और मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रही थी तो उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि घोषणा करना काम
केंद्र का है और उसके बाद की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आज अगर कोई भी इस तरह की कोई भी चूक होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली या मुंबई की अगर आप बात लें, वहां पर मामले बाकी शहरों से बहुत ज्यादा है। कोई चूक होती है तब आप फिर राज्य सरकार को दोषी ठहराएंगे, फिर आप कहेंगे कि राज्य सरकार की इसमें गलती है। तो हर शहर की, हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है और जिम्मेदारी। देखिए, जैसे अभी मैं स्पेसिफिक महाराष्ट्र की बात करूं आपसे, तो आप शुरुआत में ये जानकारी आई, उद्धव ठाकरे ने बोला कि भाई हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, तो आप भी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की तरह मना कर देते? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब टिकट जहां पे हो गई है, टिकट आपने लोगों ने खरीद ली है, लोग तैयार बैठे हैं, उस समय क्या ये हम लोगों के उस पे क्या ये बात सही रहती कि हम उनका कैंसिल कर दें? हम कहें कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की बातचीत, किसी तरह का मशवरा जिस बात को किया जाना था उस पर नहीं हुआ, ये एक तरफा फैसला लिया गया, आप ये कह रहे हैं? जी। अभिषेक, क्या ये सही है, एक तरफा फैसला था ये? देखिए, एक तरफा फैसला इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर राज्य सरकारों की तरफ से मैं खुद उस महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर के साथ था जिस दिन इसका ऐलान हुआ है, और मैंने ही उनसे सवाल किया था कि डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने को लेकर के तुरंत अनाउंसमेंट हुआ है, जिस पर महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जयंत पाटिल उनका नाम है और कोर मेंबर्स में से एक हैं, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था अगर जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स सही तरीके से होंगे तो हमें फ्लाइट ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राज्य सरकार को लेकर दिक्कत नहीं होगी। उसके दूसरे दिन से जो राज्य वर्सेस केंद्र की सियासत शुरू हुई, उसमें कहीं न कहीं चीजें पीछे छूट गई, लोग पीछे छूट गए, और उसमें दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट वॉर या ब्लेम गेम, इस तरीके की चीजें सामने आई। और वही चीज पहले रेलवे में हुआ, अब फ्लाइट को लेकर हो रहा है। जो दिक्कतें आ रही हैं कॉमन मैन को, जो इतने दिनों से फंसा हुआ था, वो जाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन उनकी फ्लाइट्स कैंसिल है, आने में उनको दिक्कत हो रही है। राज्य की तरफ से जो चीजें ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दूसरी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए वो नहीं हो रही। यानी पहले किसी मिनिस्टर के द्वारा ये कहा जाना कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद फिर दूसरे मिनिस्टर द्वारा ये ट्वीट किया जाना। और हद की बात ये है, एक महत्वपूर्ण चीज इसलिए मैं बता रहा हूं कि सभी एनसीपी के मिनिस्टर्स ने एक दूसरे के ऊपर, जयंत पाटिल एनसीपी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हाँ बोला, उसके बाद गृह मंत्री हैं एनसीपी से अनिल देशमुख, उन्होंने ट्वीट करके ना बोला, फिर शाम को फ्लाइट ऑपरेट करने को लेकर सारी डिटेल नवाब मलिक जो एनसीपी के मिनिस्टर हैं उन्होंने हाँ बोला। तो यानी कि पहले तो सरकार में ही गेंद इधर से उधर होती रही, फिर बाद में स्थिति साफ हुई तो अब ये कहा कि भाई केंद्र की तरफ से जबरदस्ती थोपा गया है फैसला। बहरहाल जयपुर से भी आज घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। जयपुर से 10 शहरों के लिए 15 उड़ानें हैं। हालांकि जयपुर से सुबह पुणे और मुंबई को जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट पर आप देखिए कि जो लोग भी आ रहे हैं सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा, फिर उसके बाद में प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा, बैग को चारों तरफ से घुमाकर चेक किया जाता पूरा सा। और अब ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से लोग अब सैनिटाइज कराएं, फिर उसके बाद में आए। और लोगों ने किस तरीके से अपने सावधानी बरत रखी है। जी आप बताएं, नाम बताएं, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेरा नाम सर हेमराज मीना है। मैं हैदराबाद रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ सर। मैं हैदराबाद जाना है सर। हैदराबाद जा रहे हैं? जी सर। यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपका टेम्परेचर चेक किया, फिर सैनिटाइज किया, क्या क्या किया? नहीं सर, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, एक अच्छी जानकारी के लिए, बीमारी से बचने के लिए सर। तमाम सावधानी एहतियात के साथ में यहाँ पर सबसे पहले जो लोग भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनका सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर उनके बैग सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और उसके बाद में सबकी अंदर बोर्डिंग कराई जा रही है तमाम तरीके की। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके बाद में भी आगे बोर्डिंग के बाद में आप सीआईएसएफ के जो जवान हैं यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीधा टच नहीं हो, इसलिए ग्लास के जरिए एक दूरी रखी जा रही है। और उधर जम्मू एयरपोर्ट से भी आज से उड़ानें शुरू हो गई हैं। जम्मू में यात्रियों के लिए काफी कड़े नियम बनाए गए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर एयर सर्विस शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यात्री हैं जिन्होंने जाना है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। देश भर में पहले कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन जारी था उसके चलते जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर सर्विस बंद थी, कोई यहाँ पर एयर सर्विस नहीं थी, कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी। लेकिन आज जम्मू में पहली फ्लाइट दिल्ली से पहुँची है एयर इंडिया की, जिसमें लगभग 30 के करीब यात्री सवार थे और जम्मू से आज
जो फ्लाइट्स जाएंगी उसमें जाने के लिए यात्री आप देखते तो लाइन में लग चुके हैं। पूरी जांच के बाद अंदर छोड़ा जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। CISF की सिक्योरिटी है, वहाँ पर हर व्यक्ति की मेडिकल जांच के लिए अंदर के काउंटर बनाए गए हैं। बाहर से लेकर भीतर तक पूरी जांच के बाद ही व्यक्ति को फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा। और जो लोग आए हुए हैं उनके लिए बसेस अंदर खड़ी कर दी गई है और उनको वहीं से मेडिकल जांच के बाद क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा और वहाँ पर उनके टेस्ट होंगे और वहीं से उन लोगों की रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर ही उन लोगों को रखा जाएगा। और इधर खबर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी से जुड़ी हुई। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत वो पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया गया। मनोज तिवारी शेखपुरा के क्रिकेट अकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए। यहां पर उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे क्रिकेट खेला और गाना भी गुनगुनाया। तो ये तस्वीरें मनोज तिवारी से जुड़ी हुई सामने आई हैं, जिस पर निश्चित तौर पर बवाल होना तय है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। मनोज तिवारी शेखपुरा के क्रिकेट अकेडमी में भीड़ के बीच पहुंचे। यहां पर उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे क्रिकेट खेला और गाना गुनगुनाते भी दिखे। और उसका फायदा दर्शकों को मिलता है। तो नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो तमाम नियम कायदे जो लागू करवाए जाते हैं उनको खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू करें, अपने को उससे ज़्यादा ओतप्रोत रखें। लेकिन यहाँ पर मनोज तिवारी ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ा है। मोहित, ये कल खेला गया है मैच और क्या कहा है अब उनकी तरफ से, सफाई कुछ आई है क्या? देखिए, अभी तक मनोज तिवारी की तरफ से सफाई नहीं है और कोई सफाई नहीं आई है। और हरियाणा सरकार के किसी मंत्री से अगर आप बात करेंगे इसे लेकर कि आप लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद आप ही के नेता जो दूसरे दिल्ली जैसे राज्य के पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो यहाँ पर आते हैं और सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। तो उस पर गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, फिर इसके ऊपर हम कोई कमेंट कर सकते हैं। मनोज तिवारी किस वजह से आए थे, क्या वहां पर हुआ, ये तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मजाक बनाया गया। और लॉकडाउन के दौरान छूट है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम करने की छूट नहीं है। इस तरह से भीड़ वहां पर इकट्ठी हो और एक राजनेता वहां पर आए, क्रिकेट मैच खेलें, उनके साथ लोग वहां पर खड़े हों, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान न रखा जाए, तो ये तमाम बातें हैं। अगर और किसी जगह पर इसी तरह का कार्यक्रम होता तो अब तक शायद हरियाणा पुलिस की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज की जाती, लेकिन इस केस में क्या होगा, चलिए देख लेते हैं मोहित, इस मामले में FIR कब तक दर्ज होती है। आप ट्रैक करते रहिए, अपडेट के लिए लौटते रहेंगे आपके पास। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जानकारी ये है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,041 नए मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,231 हो गई है। इस बीच रविवार को कोरोना से 58 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में अब तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 1,635 लोगों की जान जा चुकी है। कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में सुरक्षा बल ने अंजार गजवत का नामी आतंकी आदिल अहमद मार दिया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ। कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक कुलगांव के खुद हाजीपुरा गांव में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी गोला बारूद बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। गांव में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल सेना, CRPF और पुलिस ने मिलकर कुलगाम जिले के खुद हाजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था।
तो कुलगांव में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म होने की भी जानकारी मिल रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि कुलगांव में सुरक्षा बल ने जिन 2 आतंकियों को मार गिराया है उनकी पहचान को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उसमें ये भी जानकारी शामिल है कि ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था और इन आतंकियों को घेर लिया गया था। अंसार गजवत उल हिंद के आतंकी का नाम भी इसमें आ रहा है। आतंकियों के पास से विस्फोटक और गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। भारत चीन सीमा पर चल रही तनातनी के बीच एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत को चीन के साथ सीमा पर उलझा देखकर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पीओके में लॉन्च पैड में सैकड़ों की संख्या में आतंकी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर, जैश, हिज्ब और अल बद्र के आतंकियों का पीओके में जमावड़ा है। लश्कर के 6 आतंकियों का एक ग्रुप मच्छिल सेक्टर के दूसरी ओर पीओके से घुसपैठ की फिराक में है, जबकि गुरेज सेक्टर में हिज्ब के 12 आतंकियों का एक गुट भारत में दाखिल होने की फिराक में है। लश्कर और अल बद्र के 11 आतंकी 2 अलग अलग ग्रुप में तंगधार की दूसरी ओर लॉन्च पैड में भारत में घुसपैठ की ताक में है। तो एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग तेज कर दी है। लगातार एक तो कोरोना वायरस से चुनौती जिसको लगातार पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पीओके में लगातार आतंकियों का जमावड़ा है और ये जानकारी मिल रही है कि उसमें अलग अलग संगठन के आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। मौलाना साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि इन सभी के देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये 5 वही लोग हैं जिनकी मरकज के हर मामले में रजामंदी जरूरी होती थी। तो मौलाना साद के जो साथी हैं अब एक एक कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये जानकारी है कि 5 मौलाना के जो करीबी हैं उनके पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त किए हैं। इन सभी पर केस दर्ज है। ये भी जानकारी है कि सभी के देश छोड़ने पर अब पाबंदी भी लगी हुई है। ये 5 वही लोग हैं जो मरकज के हर मामले में राय मशवरा मौलाना साद को देते थे। दिल्ली पुलिस तबलीग से जुड़े 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। इन सभी पर वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप है। इन सभी विदेशी जमातियों के पासपोर्ट भी जब्त कर दिए गए हैं। इन सभी विदेशियों पर टूरिस्ट वीजा पर आने के बाद धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 916 विदेशी जमाती 67 देशों से ज्यादा थे। इन सभी का क्वारंटीन खत्म हो चुका है।